नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान की हुई शुरुआत। आगे जानेंगे कि कहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में पदयात्रा पर निकले संतों का किया गया भव्य स्वागत और कहां पूर्व सांसद के भाषण से राजनीति में आया भूचाल। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। दीपावली त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन जहां सुरक्षा इंतजाम के साथ पटाखों की दुकान लगवाने के लिए कल लॉटरी सिस्टम की व्यवस्था लागू कर रहा है, वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ आज से अभियान की शुरुआत कर दी गई है। एडीएम सिटी AK सिंह के अनुसार आतिशबाजी की बिक्री के लिए 9 स्थान चयनित किए गए हैं। 3 दिन 22 से 24 अक्टूबर इन स्थानों पर मिलेगी आतिशबाजी। 9 स्थानों पर कुल 207 दुकानें लगाई जाएंगी, जिन पर मानकों के अनुसार ही आतिशबाजी मिलेगी। 18 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी सिस्टम के जरिए निर्धारित होंगी दुकानें। इधर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन द्वारा आज से चेकिंग अभियान प्रारंभ कर दिया है। डीओ अमित कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष में अप्रैल से सितंबर तक 490 सैंपल संकलित किए गए हैं, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में 381 मामले दर्ज किए गए हैं। 150 मुकदमों का निस्तारण करते हुए 18 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। जनपद में निरंतर चल रहा है चेकिंग अभियान। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले दूध, खोआ और पनीर पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पटाखे दुकानें लगने किस प्रकार के इंतजाम किए जाएंगे और सुरक्षा के क्या रहेंगे? दीपावली पर आगरा शहर में कुल 9 स्थलों पे 207 दुकानें लगाई जाएंगी। इन दुकानों के लिए 18 तारीख को लॉटरी सिस्टम से दुकानें आवंटित की जानी है। सभा कक्ष जो कलेक्ट्रेट का है, वहाँ पे प्रातः 10 बजे से लॉटरी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिन्हें दुकानें मिलेंगी वो 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पटाखों का विक्रय करेंगे। जो मानक है उसका उन्हें पालन करना होगा। टीन की दुकानें बनेंगी, सबकी साइज फिक्स है, सबके लिए निर्देश है कि सभी बाल्टी रखेंगे, बालू रखेंगे, पानी रखेंगे, अग्निशमन यंत्र रखेंगे। और इसके लिए फायर डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी लिखा गया है, वो इंश्योर कराएंगे कहीं भी इसका वायलेशन न हो। विभाग द्वारा 490 सैंपल संकलित किए गए हैं एवं विभिन्न न्यायालयों में 381 मुकदमे दायर किए गए हैं। माननीय एडीएम साहब के कोर्ट के द्वारा 150 वादों पर फैसला करते हुए लगभग 18 लाख रुपए का फाइन अधिरोपित किया गया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए जनपद भर में टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। किसी भी मिलावटखोर को बख्शा नहीं जाएगा। लगभग कितनी टीमें संचालित हो रही हैं? 7 टीमें संचालित हैं। किस चीज़ को लेकर फोकस है? दूध और दूध से बने पदार्थों पे फोकस है। बाहरी क्षेत्रों से जो आवागमन होता है, हाँ, विशेष करके जो बाहर के क्षेत्रों से आते हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अखिल भारत हरे राम हरे कृष्ण फाउंडेशन के तत्वावधान में अयोध्या पैदल पदयात्रा पर निकले संतों का स्वागत सोमवार को सूर्यपुरा परतन शिव मंदिर प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया। पदयात्रा में 18 लोग शामिल रहे। महापदयात्रा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के गोजाल गांव से 21 तारीख को श्री राम नाम क्षेत्र तमिलनाडु से इसकी शुरुआत होगी। ये महापदयात्रा 1800 किलोमीटर की दूरी लगभग 75 दिनों में तय करके अंततः श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या पहुंचेंगे, जिनका नेतृत्व फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्रीयंत रामकुटी सुब्बराव गुरु करेंगे। श्री मंगक बाबू गुरु स्वामी और श्री बोरा वीरभद्रम गुरु स्वामी इस महापदयात्रा के नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। बता दें कि पदयात्रा में निकले संत मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश पीठापुरम का पदगया श्री राम नाग क्षेत्र, प्रतिपाडु, अनावरम, सिंहाचलम, राम नारायणम, अरसविल्ली जैसे पवित्र तीर्थ होते हुए उड़ीसा राज्य में पलासा, इचापुरम, बरमपुरम, रंगघाटी, साक्षी गोपाल, पुरी, भुवनेश्वर, कटक, जाजपुर शक्तिपीठ, भद्रक, बालासुर, झारखंड राज्य में जमशेदपुर, रांची उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। वहीं ये महापदयात्रा वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्रभु श्री रामचंद्र के दर्शन के साथ पूरी होगी। विभिन्न धर्मार्थ संगठन, मंदिर समितियों एवं संबंधित गाँव के भक्त संघों के द्वारा पदयात्रा मार्ग के साथ प्रत्येक मस्जिद
मजीली में स्वागत समारोह का आयोजन होगा। इस दौरान जिला संयोजक प्रशांत सिंह, जिला समरसता प्रमुख अयोध्या मेहता, विहिप प्रखंड अध्यक्ष सुबोध शर्मा, प्रखंड उपाध्यक्ष विहिप राजेश मेहता, निशांत सिंह, उदय मेहता, मनोज गुप्ता, पंकज मेहता, प्रदीप मेहता, सिकंदर मेहता के साथ दर्जन लोग मौजूद रहेंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार की रिपोर्ट। अकलेरा क्षेत्र के ग्राम लहास में चल रही रामलीला में 8वें दिन रामलीला का मंचन किया गया। अध्यक्ष जगदीश सोनी ने बताया कि राम, सीता व लखन का पंचवटी में कुटिया बनाकर रहना, सूर्पनखा की नाक काटने के बाद रावण के द्वारा बदला लेने के लिए सीता हरण करना आदि का सुंदर मंचन स्थानीय कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर सहकारी उपाध्यक्ष गजानंद, रमेश, हरिवल्लभ, दानमाल, मीना, किशोर गुर्जर आदि का रामलीला मंच के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जहां पद व सत्ता की गर्मी में विपक्ष पार्टी के नेता व पूर्व सांसद देवराज पटेल के बिगड़े बोल। उन्होंने भाजपा नेताओं की बेटियों को मुस्लिम से ब्याह करने का दे दिया विवादित बयान। इनके बयान से राजनीति में भूचाल आ गया है। जगह जगह पर इनका विरोध शुरू हो गया है। ये विवादित बयान पूर्व सांसद देवराज पटेल ने मऊगंज कस्बे के एक स्कूल में दंगल कार्यक्रम समापन के दौरान दिया है, जहाँ कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि इनके इस तरह के विवादित भाषण के बाद राजनीति में इनकी कड़ी आलोचना हो रही है। ऐसे भाषण से समाज में लोगों पर गलत संदेश जा रहा है। मऊगंज हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व सांसद देवराज पटेल द्वारा दिया गया विवादित बयान सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पूर्व सांसद देवराज पटेल ने दंगल देखने आई भारी भीड़ को संबोधित करते हुए विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर हमें बेवकूफ बनाते हैं और भाजपा के जितने नेता हैं उन्होंने अपनी बेटियों का ब्याह मुसलमानों के साथ किया है। एक तरफ मुसलमानों को अपना दामाद बनाते हैं तो दूसरी तरफ हमें धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। मुस्लिम सब एक साथ भाईचारा के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति करके हिंदू मुस्लिम उसके पास और कोई मुद्दा नहीं होता है। और एक बात जान लीजिए, ये हिंदू मुस्लिम करके ये हमें बेवकूफ बनाते हैं, हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सब के सब अपनी बेटियों का ब्याह मुसलमानों के साथ किया है और यहाँ हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमें लड़ाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। फिर ऐसा आपने क्यों किया है? बेटी जब दिया है तो दामाद आतंकवादी कैसे हो सकता है? फिर क्यों दामाद बनाए हो? उसको एक तरफ आतंकवादी कहते हो कि मुसलमान आतंकवादी है और बेटियां ब्याहते हैं मुसलमानों के घर में हो। ये नफरत की राजनीति फैलाने वाले से दूर रहकर मेरे साथियों इस बार सुखैन सिंह बन्ना को इतना मत दे दीजिए कि मध्य प्रदेश की विधानसभा हो जाए और यहाँ से मंत्री बनकर सुखैन सिंह बन्ना जाएंगे, तभी ये जिला बनेगा और इस जिले का विकास होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत खड्डा से है, जहां पर विधायक केपी त्रिपाठी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्राम खड्डा में स्वीकृत रेट्रोफिटिंग नल जल योजना के 97 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्य का भूमि पूजन किया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में शिविर आयोजित कर विधायक केपी त्रिपाठी ने क्षेत्र वासियों को हितग्राही मूलक योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत खड्डा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 457 आवासों में से 370 आवास का निर्माण हो चुका है तथा 87 आवास का कार्य प्रगति पर है। साथ ही आवास प्लस में 275 नाम पूर्व में जोड़े गए हैं तथा अभी 2022 में 553 परिवारों के नाम जोड़े जाने की अनुशंसा की गई है। संबल योजना 2018 के तहत कुल 1439 लाभार्थियों में से आज दिनांक तक 1091 का भौतिक सत्यापन हो चुका है, जबकि 348 का भौतिक सत्यापन किया जाना शेष है।
रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। देश के 600 जिलों में शुरू हुआ पीएम कृषि समृद्धि केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरिया बैग भी लॉन्च किया। बलिया के चितबड़ा गांव कस्बा में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विनोद शंकर दुबे ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस योजना के तहत भारत सरकार उर्वरक कंपनियों के लिए ब्रांड का नाम भारत के तहत अपने सामान का विपणन करना अनिवार्य कर रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खातों में पीएम किसान की 12वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर किया, तो वहीं इस सम्मेलन में 600 पीएम कृषि समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया गया। पीएम कृषि समृद्धि केंद्र देश के 600 जिलों में शुरू हुए हैं। वहीं इसी सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत देश के अंदर सभी उर्वरक एक नाम से किसानों को उपलब्ध होंगे। चेयरमैन साहब, अभी आप यहाँ आए हैं, प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना चल रही है, इसमें क्या है और कैसा कार्यक्रम था और क्या है पूरी योजना ये? देखिए, आज तो प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों के खाते में, करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया रिमोट दबाया और हमको लगता है कि तुरंत उन लोगों के खाते में आ गया होगा। जो आज का कार्यक्रम था इफ्को बाजार, हम लोग ये चाहते हैं कि हर क्षेत्रों में इफ्को, क्योंकि सहकारिता का एक अंग है इफ्को, जो एशिया की सबसे बड़ी संस्था है और कई देशों में इसके काम चलते हैं, कारखाने चलते हैं और आज भी जनता इफ्को खाद पर बहुत विश्वास करती है, चाहे डाई हो चाहे यूरिया हो। और आज का तारतम्य यही था, मतलब यही था कि एक छत के नीचे किसानों को सारी सुविधाएं मिल जाए, चाहे वो नैनो यूरिया हो, चाहे वो DAP हो, चाहे जो एक छत के, चाहे वो दवा हो, किसानों की सुविधा के लिए एक छत के नीचे सारी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के और भारत सरकार के कृषि मंत्री के वजह से, उनके निर्देश पर या बलिया को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरे देश में 600 हैं, जिसमें बलिया भी एक सौभाग्यशाली जिला है जिसमें यह स्थापित है। किसानों को कितना फायदा होगा? अरे किसानों को समझिए कि आधी लागत जो हम यूरिया डालते थे 45 किलो 50 किलो की, उसे समझिए कि उससे आधे से कम लागत पर नैनो यूरिया हमारी काम करेगी। और एक तो जहां रखेंगे, एक मान लीजिए छोटे से जगह पर भी या नैनो यूरिया, छोटा सा बोतल है 1.5 लीटर का, वो रख सकता है। यूरिया के लिए तो बहुत बड़ा गोदाम बनाना पड़ता था, बहुत जगह वो ट्रक का भाड़ा देना पड़ता था, कास्ट बहुत आती थी। इससे किसानों को बहुत लाभ होगा क्योंकि उस पर लागत बहुत कम आ रही है और इसका नतीजा है कि हमारे किसान खुशहाल होंगे, मालामाल होंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर प्रखंड अंचल कार्यालय के प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और कहा कि नगर निकाय चुनाव अगर नहीं हुए तो भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं सांसद सतीश चंद्र दुबे ने बताया कि नगर निकाय चुनाव आरक्षण बचाओ, चुनाव कराओ, अगर सरकार वापस नहीं लेगा तो हम सब मिलकर पूरे बिहार में व रोड पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उद्देश्य है आरक्षण बचाओ, चुनाव कराओ। नगर परिषद में, नगर पंचायत में, नगर निकाय में, नगर निगम में जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और कोर्ट के द्वारा जो रोक दिया गया है, कहीं ना कहीं बिहार गवर्नमेंट का त्रुटिपूर्ण कार्य का ये रवैया रहा है। अगर रोस्टर पालन हो गया होता तो ये चुनाव नहीं रुकता। कहीं ना कहीं जनता को पेरने का ये लोगों का मकसद रहा है, इसी के विरुद्ध में आज हम लोग। ये धरना आगे भी चलेगा क्या? कंटिन्यू आज का एक पार्टी का था कि पूरे बिहार में हर प्रखंड मुख्यालय पर धरना देना है, हम लोग दिए हैं। पार्टी फिर तय करेगी, जिस तरह की तय करेगी उस तरह का सड़क पर। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने आरटीओ ऑफिस पर चल रहे भ्रष्टाचार को बंद करने व जनपद में चल रहे ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्यवाही करने को लेकर किया धरना प्रदर्शन। साथ ही साथ भ्रष्टाचारी में सम्मिलित अधिकारियों पर भी कार्यवाही करने की मांग की। क्या नाम है आपका और आज बुलंदशहर में आरटीओ ऑफिस पर आप धरना दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, क्या कारण? ऐसा है, मेरा नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है और ये भारतीय किसान महाशक्ति 4वीं 5वीं बार धरना यहाँ आरटीओ ऑफिस जनपद बुलंदशहर में दे रही है भ्रष्टाचार को लेकर।
बड़ी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ के AITU प्रशासन राजीव बंसल और मुंशी लाल और PTO विकास जी के द्वारा बड़े नंबर का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनकी गाड़ियाँ ओवरलोड चलवाई जा रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जहाँ जहाँ ओवरलोडिंग चालू हो रही है वहीं जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे कि रोड पर हादसे होने बंद हो जाएं। और जो गरीब लोग हैं जिनके टेम्पू हैं या छोटी मोटी गाड़ी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को 40-40 हज़ार का 38-38 हज़ार का चालान करके सीज कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो आत्महत्या करने को उनको मजबूर भी कर रहे हैं। जो अभी कई बार हम ज्ञापन भी दे चुके हैं। और जो बाहर और पास के जनपद हैं वहाँ की जो गाड़ियाँ यहाँ जनपद बॉर्डर बुलंदशहर के बॉर्डर से निकलती हैं, 2500-2000 रुपये प्रति महीना के गाड़ी के हिसाब से एंट्री देते हैं और लाखों रुपए के हिसाब से मंथली लेते हैं। उनके ड्राइवर है यादव जी करके और एक उनके वो हैं पुलिस वाले गार्ड हैं उनके द्वारा, और ट्रक में घुसा देते हैं अंदर और रोड पर ही बैठ खड़ा करके ट्रक में अवैध वसूली करते हुए पैसा लेकर गाड़ी छोड़ देते हैं। और जो जनपद बुलंदशहर के बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनसे मोटा पैसा लेकर गले की गाड़ी ओवरलोड चलवाई जा रही है रैक से आए दिन। जबकि मैं मौके पर खड़े होकर उनको अवगत कराता हूँ, उनको वीडियो भिजवाता हूँ, लेकिन कह देते हैं मैं कहीं बाहर हूँ। ये मामला है। जब तक ये सस्पेंड नहीं हो जाएंगे ये तुम्हारे राजीव बंसल AITU और मुंशी लाल जी, जब तक धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के पटसारा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में सोमवार को किसान गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जलवायु परिवर्तन के बीच उन्नत खेती को लेकर किसानों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कृषि अधिकारी शिलाजीत सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑर्गेनिक खेती, पशुपालन, पारंपरिक खेती, कृषि उत्पाद के व्यावसायिक प्रोडक्शन, कृषि उत्पाद को प्रोडक्ट बनाने, व्यावसायिक आमदनी समेत विभिन्न पद्धतियों पर उन्होंने खासतौर से जोर दिया। जलवायु परिवर्तन चूंकि प्राकृतिक रूप से जिस दिन आज के दिन में बारिश जैसी हो रहा, अभी बारिश जो होना चाहिए था नहीं हुआ, जब नहीं होना तब हो रहा है, इससे किसान को काफी नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के हम लोग जगह अलग जगह रहे हैं। अभी आत्मा के द्वारा भी किसान गोष्ठी हुआ है, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आज का जो माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम के अवसर पर ये गोष्ठी था। इसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किसान को आगे आना पड़ेगा और अपने आप सोचना पड़ेगा कि हम जलवायु परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, किस तरह की खेती करेंगे। जिससे धान गेहूँ मक्का पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। मोटे अनाज पर पहले खेती होता था, उसमें पानी कम लगता था, खाद कम लगता था। उसी तरह से आपका रबी के समय जौ, चना, मटर, मसूर लगता था, वो भी काफ़ी लाभप्रद था और औषधि के रूप में भी यूज करता है। मसाला का भी खेती कर सकते हैं। इस तरह की खेती के पद्धति सिस्टम को बदलना। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने के मुद्दे पर भाजपा के द्वारा सासाराम के प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया गया। धरने के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई, नगर निकाय चुनाव जदयू के दुर्दशा के कारण रद्द हुए हैं, जिसका खामियाजा अति पिछड़ा वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। जदयू के द्वारा अगर सही तरीके से निर्णय लिए गए होते तो शायद आज चुनाव पूर्व नहीं करना पड़ता। वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार अति पिछड़ों की हितैषी है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के ग्रामीण प्रखंड अध्यक्ष उमेश पांडे का कहना था कि पोल खोल कार्यक्रम के माध्यम से जदयू लोगों के बीच भ्रम फैला रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रही है। जदयू का इरादा अति पिछड़ों के प्रति सही नहीं है। उनका साफ कहना है कि हमारी सरकार नगर निगम चुनाव में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का समर्थन करती है और हमारी मांग है कि ये चुनाव बिना आरक्षण का न कराया जाए। धरने में जिला अध्यक्ष सुशील चंद्रवंशी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष जवाहर प्रसाद सहित दर्जनों वक्ताओं ने संबोधित किया। सासाराम प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस लिए? यह पूरे बिहार में धरना का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है कि आरक्षण बचाओ और चुनाव कराओ। यह जो सरकार की दोहरी नीति है नीतीश कुमार की, इस नीति के विरोध में इन्होंने अपने तो ऊंचा बनने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं माने, इस आशय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण विरोधी उन्होंने कार्य किए, इसके विरोध में खड़ा होकर पूरे प्रखंड मुख्यालय पर धरना देने का कार्य कर रहे हैं। जदयू की तरफ से तो आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा ये सब किया गया है। जदयू का जो आरोप है निराधार आरोप है। बगल का जो विरोधी पार्टी का सरकार है, भारत में 18 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर आरक्षण नीति के जो भी कोटा है उस कोटा को लागू कर बिहार में जो खास करके जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में आरक्षण नीति जो थी उसको बिना आनन फानन में
झारखंड को देखकर नीतीश कुमार ने सोचा कि मैं आनंद फान में फैसला लेकर चुनाव करा दूं, ताकि बिहार की जनता झांसा में आकर और आने वाले चुनाव में हमको फायदा मिलेगा। जनता भी जागृत हो चुकी थी कि झारखंड में क्या हो रहा है, बिहार की जनता वकूफ थी। इस आशय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर धरना देकर जनता के बीच में यह समझाने का कार्य कर रही है कि जिसका सरकार है वो जनता के हित के विरोधी कार्य कर रहे हैं। इस विरोधी कार्य को हम सहन नहीं करेंगे, जनता के बीच में ले जाकर सामने रखेंगे। आने वाले समय में नीतीश कुमार के जनता के जब कटघरे में आएंगे तो जनता उनको अपना वोट बहुमूल्य देकर सरकार गिराने का काम करेगी। चुनाव आयोग का एक नियम भी है कि जिसे जहाँ पर भी चुनाव होना चाहिए वो पूरी तरह से चुनाव होना चाहिए, हर जगह एक साथ। एक सरकार चुनाव तो हम लोग भी चाहते हैं कि एक बार चुनाव हो जाए, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और पंचायत का चुनाव। एक देश में 3 प्रकार की चुनाव है, तो इसके लिए तो सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जो जिस स्टेट का सरकार होता है उसका कानून बनाकर अपने स्टेट में कानून लागू करने का अधिकार होता है। किसका? तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। तो बिहार में क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश पांडे, भारतीय जनता पार्टी प्रखंड अध्यक्ष हूँ मैं। बीजेपी के द्वारा यहाँ पर ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, किस लिए? यहाँ धारणा शासन हम दबाव का स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश हुआ है, पूरा बिहार में धारणा हो रहा है। माननीय नीतीश जी जो है सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया और उसको अध्ययन नहीं किए, जो अति पिछड़ा का आरक्षण की बात है और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी कि आप आरक्षण दे के ही चुनाव कराइए। माननीय मुख्यमंत्री रोक दिए। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तो कोर्ट की बात मानिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दी थी? सुप्रीम कोर्ट दिया है कि आप आरक्षण को अध्ययन कीजिए, जो सुविधा जो भारत सरकार के जो नियम है उसका पालन कीजिए। माननीय नीतीश जी पालन नहीं किए, आप अपना मन से कार्य कर देते हैं। जो महादलित बना दिए, ठीक है, आपने महादलित बना दिए, उसको टोला समिति बना दिए, ठीक है, वो अच्छी बात है। वो लोग बेचारे पढ़ा रहे हैं। तो पूरा बिहार में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, जो परीक्षा दे के सब वार्डन रात्रि पहरिया देशपाल जो आया है। नहीं, यहाँ तो चुनाव की मुद्दा आ रही है। चुनाव के बाद आ रही, तो मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचना और अवगत करना चाहता हूँ कि आप न्याय की बात करते हैं, तो चुनाव की बात करते हैं तो अध्ययन नहीं किए, इसलिए रोक लगी है। और यदि जो नियम है उसको पालन करेंगे तो हम। ये रोक कौन लगाए? रोक लगा दी है जदयू की तरफ से तो कहा जा रहा है कि बीजेपी लगाई, रोक लगाई है। जदयू के तो लोग मनमानी करते हैं। मान लीजिए टोला सेवक कर दिए, उसको पैसा लिए, ठीक है, चुनाव जो टोला सेवक के बहाली कर दिए, अच्छी बात है। आप कस्तूरबा गांधी की जो परीक्षा दे के आई है, आधार सरकार वेतन देती है, आप नहीं दे रहे हैं, देना तो चाहिए। चुनाव तो आरक्षण के पर्पज में हो रहा है। आरक्षण हमारे जब से नरेंद्र मोदी जी रहेंगे पूरा भारत में आरक्षण खत्म नहीं होगा। और ऐसी जो केस था वो नरेंद्र मोदी की। क्या नाम है आपका? विनोद पासवान, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश का समिति। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।